नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जब कोई दवाई दी जाती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। अब पाकिस्तान को हमने अच्छी तरह से उसकी सर्जरी कर दी। अब सर्जरी करी है तो साइड इफेक्ट तो होने लाजमी थे। अब भारत में हमने साइड इफेक्ट आते हुए देख लिए। मीडिया अपना गंदा खेल दोबारा से शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे जहां से आते हैं उसी की भाषा बोलते हैं। अब इन्होंने जो इतनी हमें सक्सेस मिली है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा था, मैं तो कहता हूं इसका नाम चेंज कर कर ऑपरेशन तंदूर रखना चाहिए। क्योंकि एक तो शशि तंदूर उन्होंने कुछ बोल दिया, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान को भी हमने ऐसे रोस्ट किया जैसे कि तंदूर में किसी चिकन को करते हैं। वैसे मैं जैन हूं, लेकिन चिकन की बात कर रहा हूं। इस साइड इफेक्ट्स के कैसे देखते हैं, क्या हुआ है, किस किस की हवा निकल गई है, इस सब के मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे जाने माने अवनीश जी के साथ, क्योंकि इनकी जो समझ है और जो नजर है इन चीजों के ऊपर बहुत गहरी होती है। तो अवनीश जी, सबसे पहले तो भारत माता की जय, जय सिया राम। भारत माता की जय, जय जय सिया राम। सुमित जी, आपको नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए साहब, बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोई अंदाजा लगाएं और वो अंदाजा बिल्कुल सटीक होता चला जाए। ये ऐसे लगता है, जो मेरे एक बुजुर्ग थे वो कहते थे, दोज पीपल आर हैविंग गुड टेस्ट टू ईट कैन कुक गुड। जो अच्छा खाना जानते हैं, अच्छा स्वाद का खाना जानते हैं, तो वो अच्छा बनाते हैं। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो बना नहीं सकता इसका मतलब उसको खाने का भी शौर नहीं। तब देखिए, आपने कहा जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन हमारा आधा मोर्चा तो है ना। वो आधा मोर्चा, अब कुछ लोग कहते हैं कि एक मोर्चा हो गया, कुछ लोग कहते हैं सवा मोर्चा हो गया, कुछ कहते हैं डेढ़ मोर्चा हो गया, लेकिन आधे मोर्चे से वो पहचान साबित हो जाती है। सिर्फ आधा मोर्चा एक पोटेंशियल पूरी भीड़ है, लेकिन भीड़ का एक नायक भी होता है। आप देखिए, मैं सकारात्मक नायक शब्द अपने आप में, हीरो शब्द अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन क्या करिएगा, हमारे यहाँ एक राजनीतिक पार्टी है, गलती से उसे राजनीतिक पार्टी समझा जाता है, लेकिन वो है लश्कर ए कांग्रेस। लश्कर ए कांग्रेस, आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस समय हमें सो कॉल्ड आजादी दिलाई गई थी और हमारे लिए नया संविधान यानी देश को गढ़ रहे थे पंडित नेहरू, सो कॉल्ड तरीके से कहा जाता है, कथित रूप से गढ़ रहे थे। और जिस मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को इसी उत्तर प्रदेश, बिहार और इन तमाम तिरहुत का इलाका और जितने इलाके थे वहां पर बुरी तरीके से प्री इंडिपेंडेंस का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हराया था। किसके बदौलत हराया था? मुसलमान वोट बैंक के बदौलत हराया था। कांग्रेस हारी थी, जिन्ना की पार्टी जीती थी, लेकिन वो सारे के सारे यहीं रह गए। जो भी प्रबुद्ध दर्शक हैं, मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, राही मासूम रजा का एक नॉवेल आधा गांव, जो कि बंटवारे की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, और जिसमें उसका एक कैरेक्टर होता है, वो जुम्मन, वो घर का बुजुर्ग है। थोड़ा सा मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, लेकिन फिर तुरंत वापस आ जाऊंगा। यानी दाएं बाएं जा रहा हूँ, लेकिन वो सटीक दाएं बाएं जा रहा हूँ, मैं तुरंत वापस आऊंगा। दर्शकों, आपको भी बताऊं, उसमें एक जुम्मन कैरेक्टर होता है। जुम्मन का लड़का, नए उम्र का लड़का, उसके गांव में तबलीगी वाले जैसे आते हैं, वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ शेरवानी छात्र आते हैं नए, और वो गांव की चौपाल पर बात करते हैं। तो जुम्मन का लड़का, जुम्मन अपने दरवाजे पर बैठा है, जुम्मन का लड़का निकल के आता है, और जरा नारा देखिएगा। ये नारा बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे ये तो हाल का नारा है। और जुम्मन का लड़का आता है बड़े जोश से अपने घर की तरफ और कहता है, हमें चाहिए आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। याद आया ना दर्शकों? तो ये सोचिए क्रोनोलॉजी कितनी पुरानी है। जुम्मन अचानक उससे पूछता है, यहाँ यूपी की भाषा है, गाजीपुर के रहने वाले, और उन्होंने, राही मासूम रजा ने, जिन्होंने रामायण सीरियल की पटकथा लिखी थी, महाभारत की पटकथा लिखी थी, जो सीरियल हमने दूरदर्शन पे देखा था। तो जुम्मन रोकते हैं उसको, बोला, ए रुक, कैसे लेबे आजादी, आई एम कोटिंग द नॉवेल, कैसे लेबे आजादी, कौन देगा आजादी? तो कहते हैं कायदे आजम देंगे आजादी, जिन्ना साहब देंगे आजादी। तो बोला, कौन कहिस है? तो कहते हैं वो गांव में आए ना यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ वाले लोग, वो कह रहे हैं। तो कहता है अच्छा, हम का भी ले चल। वो जाता है जुम्मन चौपाल पे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हुए वो शेरवानी छाप, उनसे कहता है कि भैया ये बताओ, हमारे अब्बू और अम्मा दफन हिया, हमको जो उधार देते है, बिना मांगे बिना पूछे, और पैसा साल साल भर बाद लेते है, वो किशन सेठ बनिया यहाँ। हम अपना जवानी के दिन में जैसे दिल लगी किए रहे,
मेहरुन्निसा हिया तो हम का करे जाए बे तोरे पाकिस्तान। और फिर वो कहता है कि क्या हमार गंगोली आई है पाकिस्तान। गंगोली राही मासूम रजा का गांव है जिसको उन्होंने प्लॉट बनाया उस नॉवेल में। उन्होंने कहता है क्या हमारा गंगोली जाएगा। उस समय वो कहता है अलीगढ़ वाला लड़का कि देखिए साहब, आपके गंगोली का तो हम नहीं जानते, आज के गाजीपुर उत्तर प्रदेश के जिले में है गंगोली। वो कहता है नहीं, आपके गंगोली के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन अलीगढ़ हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन पाकिस्तान बनवाने वाले मुस्लिम लीग को जिताया यहाँ के मुसलमानों में, और कांग्रेस ने उन्हें अपने पास रख लिया, जाने नहीं दिया। जो चंद समझदार थे वो चले गए, मुहाजिर के तौर पर पाकिस्तान में हैं। तो लश्कर कांग्रेस में तब कहता हूं कि आप सोचिए इस देश का दुर्भाग्य कितना है कि जिस समय हमारे लिए पहला संविधान लिखा जा रहा था, गढ़ा जा रहा था, उस संविधान सभा में 13 मेंबर मुस्लिम लीग के थे जो हमारे लिए भारत का संविधान बना रहे थे एक अलग देश लेने के बाद। और ये सब किसकी सदारत में हो रहा था? ये सब कुछ लश्कर कांग्रेस की सदारत में हो रहा था। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर से बिल्कुल कट फ्रेम फिल्म का। अब ले आते हैं इसको ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर के आपने इंट्रो में बड़ा सॉलिड चीज कही कि हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, और लोग कहते हैं कि फलाने चीज से को राजनीति से बाहर रखो, फलाने चीज को राजनीति के भीतर रखो। मैं ये कहता हूं, जो लोग ये भी कहते हैं ना सुमित जी कि धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीति से अलहदा कोई चीज नहीं हो सकती। आप खाने को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, आप पहनने को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। और इस बात को पुष्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जब वो कहते हैं कि दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप बताइए मुझे। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? और प्रबुद्ध लोग जब राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि यार ये जीन्स और ट्राउजर्स और ये जो है हाफ पैंट पहन के संसद और इधर उधर घूम लेता है, तो ये कपड़ों की, यानी कि राजनीति को आप किसी जीवन के अंग से अलग नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने आधे मोर्चे को भी बहुत तगड़ा क्रैक किया है, और आधे मोर्चे की सदारत करती है, उसका नेतृत्व करती है कांग्रेस, जो लश्कर कांग्रेस है अपनी तबीयत के। साहब देखिए ऐसा है, केरल प्राइम मिनिस्टर गए थे पिछले दिनों, जहां उन्होंने अडानी के किसी प्रोजेक्ट का वो किया था, और उस समय शशि थरूर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, बहुतों को नींद नहीं आएगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, इससे पहले और बहुत सारी चीजें चल रही थी। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भारत सरकार के साथ हमारी सेनाओं को कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ जाते हुए, अलग जाते हुए, जिस तरीके से दमदारी से भारत के किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को करना चाहिए, ऐसी उम्मीद होनी चाहिए, वो काम करके दिया है शशि थरूर ने। इसलिए लश्कर कांग्रेस के अपराधी हैं, क्योंकि कांग्रेस अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो लश्कर कांग्रेस है, एक अतिवादी पार्टी है, एक मुस्लिमों की सरगना है भारत में, 100 की सीधी बात। और 10 जनपद वो पाकिस्तान का एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है भारत के अंदर। तो यहां पर कांग्रेस अब पूरी तरीके से इस बात को देख रही है। आप देखिए जरा, जयराम रमेश और ये जो दूसरा वो तबलची, उसकी असली पहचान है तबलची, इसके अलावा उसकी और वो लोढ़ा है, क्या नाम है उसका, खेड़ा और जयराम रमेश के बीच में जिस तरीके से सुमित जी टर्की पर बोलने को लेके माइक की फेंका फेंकी हुई है, ये क्या था? ये सिर्फ यही था कि लश्कर कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मुसलमान वोट बैंक उसका तुर्की पर बोले। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों का नया अब्बा, और खासतौर से पाकिस्तान और इस खित्ते में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो नए नए कन्वर्टेड वाले हैं जिनको कि अरबी पूछते नहीं, इनका अब्बा बना हुआ है, नया खलीफा बना हुआ है। तो आप देखिए कि एक ऐसी पार्टी जो खुद को पॉलिटिकल पार्टी कहती है, नेचर में वो लश्कर कांग्रेस है, वो केवल और केवल उसका मुस्लिम वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए वो तुर्की पर एक शब्द उनके मुंह से फूटता नहीं ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि शशि थरूर एक पॉलिटिकल आदमी है, गलती से वो अब तक कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी समझते रहे। वो बेचारे इतने मासूम हैं कि उनको नहीं पता कि उनकी कांग्रेस जो है वो लश्कर कांग्रेस में कन्वर्ट हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस से ऑफिशियल उनका स्टैंड अलग दिखाई देगा ही देगा। एक और नाम लेता हूं मैं आपको, पी चिदम्बरम, जिनको राष्ट्रवादी चढ़ाया करते थे कि गमले में गोभी उगाते हैं, गमले में फूल उगाते हैं, क्या क्या उगाते हैं। लेकिन साहब, जब किसी का हृदय परिवर्तन, राजनीति में बहुत कहा जाता है
लेकिन जब कोई अपने एक स्टैंड पे हो और उसके नीचे की जमीन खिसक के दूसरी जगह जा रही हो, तो सोनिया और राहुल की कांग्रेस खुद को पॉलिटिकल पार्टी भारत में न करके उसने लश्कर ए कांग्रेस के तौर पर अपनी जमीन खिसका ली है। इसलिए ये लोग बेचारे बिना जमीन के नजर आ रहे हैं और इनका स्टैंड कांग्रेस से अलग नजर आ रहा है। शशि थरूर जब यूपीए पी चिदम्बरम की बात कर रहा हूं मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा कि कैसे इसके पॉलिटिकल साइड इफेक्ट हो रहे हैं। एक, शशि थरूर हम देख रहे हैं और बहुत जल्द अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिनों में शशि थरूर कांग्रेस के नहीं रहेंगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं है, तो हमें क्या पता पार्टी क्या करेगी, है ना। लेकिन चिदम्बरम का साहब का देखिए, चिदम्बरम ने ऑपरेशन सिंदूर पर कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया। हाँ, सॉलिडेरिटी उन्होंने दिखाई, सरकार के साथ दिखाई और सेना के साथ दिखाई। लेकिन कैसे कांग्रेस का एक और चरित्र है, जो इस देश के खिलाफ है कांग्रेस उसके साथ है। लश्कर ए कांग्रेस के बाद अब मैं ले आता हूं किस तरीके से माओइस्ट कांग्रेस, जो कि लाल आतंकवाद यानी रेड आतंकवाद, जो आपका जो कम्युनिस्ट आतंकवाद है उसके साथ कैसे खड़ी है। पी चिदम्बरम साहब जब मिनिस्टर थे तो अकेले यूपीए गवर्नमेंट में वो आदमी नक्सलियों के ऊपर, उनका साफ स्टैंड था कि जब तक इनके साथ कड़ाई से नहीं निपटा जाएगा, इनको गोलियों से नहीं भूना जाएगा, तब तक ये समस्या समाप्त नहीं होगी। चिदम्बरम वॉज द ओनली पर्सन इन कांग्रेस। और उस समय जयराम रमेश और ये तमाम लोगों ने, यहाँ की जयराम रमेश से लेके मणिशंकर अय्यर, ये सारे लोगों ने ये कहा था कि नहीं आप बातचीत करिए। इनका मूड क्या था कि फिर वही एनजीओ को पैसा खिलाओ, लेफ्टिस्टों को, क्योंकि नेहरू के समय में ही ये हुआ है। नेहरू के समय ही इन वामपंथियों को कांग्रेस ने पाला है। और इसके लिए मैं एक शब्द कहता हूं, ये कांग्रेसी नेहरू के सत्ताई छायावाद में पले बढ़े हुए लोग हैं, जिन्होंने हमेशा उनके लिए गाल बजाया है, कलम बजाया है, नौकरियां बजाई। इसके अलावा कम्युनिस्टों ने और कुछ नहीं किया है। ये इकोसिस्टम था जिसको पाला पोसा पंडित नेहरू ने। और छायावाद हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में कहा जाता है ना, तो ये नेहरू का सत्ताई छायावाद था, जिसके तहत ये लाल सलाम वाले हमेशा पैदा हुए। और जब पिछले दिनों तेलंगाना और उड़ीसा के बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन किया गया और 30 से ज्यादा दुर्दांत नक्सलियों का सफाया किया भारतीय अर्धसैनिक बलों ने, तो चिदम्बरम इज द फर्स्ट पर्सन जो गलती से कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी समझते हैं, बिल्कुल इनके थरूर साहब की तरह से उन्होंने सीधे कहा ये बहुत बड़ी सफलता है और मैं सरकार के इस कार्रवाई का भरपूर समर्थन करता हूं। जबकि कांग्रेस का दिल अंदर से कितना रो रहा होगा, वो कांग्रेस जो कि राहुल गांधी के समय में, नेहरू के समय से अल्ट्रा लेफ्ट थी, अब पूरी तरीके से लेफ्ट हो चुकी है। जिस कांग्रेस का हीरो सस्ता चवन्नी छाप लड़का, जेएनयू का एक सजा याफ्ता लड़का जिसको कि रिस्ट्रिकेट किया गया था, वो भी अश्लील हरकत के आरोप में महिला हॉस्टल के सामने वो यूरिनेट कर रहा था। आप सोचिए, मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं, जो आज राहुल गांधी का युवा चरित्र है, जो युवा फेस है, बिहार में जाके कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तो कांग्रेस आप देखिए, एक तरफ जिहादियों के साथ, दूसरी तरफ नक्सलियों के साथ, और एक तरफ शशि थरूर, दूसरी तरफ चिदम्बरम। अब जरा कांग्रेस से बाहर निकल के चलते हैं। पॉलिटिकल साइड इफेक्ट की बात की है तो कुछ और साइड इफेक्ट आपको दिखाता हूं कि सिर्फ कांग्रेस में नहीं, एनडीए के सो कॉल्ड इंडी घराने के, अगर कहीं कुछ है भी कोई इंडी नाम की चीज, तो उस घराने में आप देखिए शरद पवार ने पिछले दिनों ये कहा कि साहब देखिए ऐसा है कि एनसीपी का 2 धड़ा नहीं होना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ हो जाएं। बीजेपी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप अजित पवार से बात कर लीजिए, और अगर दोनों धड़े एक हो जाते हैं तो बट नेचुरल है कि शरद पवार भी आपको बहुत जल्द एनडीए के हिस्से में दिखाई दे सकते हैं और उनका भी 3 तलाक कांग्रेस लीड इंडी अलायंस के साथ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे सब भी मजेदार एक चीज उद्धव ठाकरे के साथ हो रही है। थोड़ा महाराष्ट्र में 2 मिनट और रुक लेते हैं। शरद पवार हो गए, अब आ जाते हैं जरा शिवसेना में। उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में अपनी सारी दुर्गति कराने के बाद, अपने पिता के सपनों को तोड़ के, भगवा से हरी चादर ओढ़ने के बाद भी जिस पॉलिटिकल दुर्गति का शिकार हुए हैं, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं एनडीए एक बार कह दो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। भाजपा ने कह भी दिया है कि हाँ आ जाओ, कोई इशू नहीं।
मैं बताऊंगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाजपा ऐसे कैसे किसी को भी उठा के अपने अंदर समेट लेती है, उसकी भी एक वजह मैं बताऊंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शरद पवार से ज्यादा मजेदार शर्त लगा दी है। भाजपा ने उद्धव ठाकरे से कह दिया है, हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एकनाथ शिंदे साहब से जाके बात कर लीजिए। यानी यानी भाजपा ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को कह दिया है कि आपका स्वागत है बंधु, लेकिन मालिक शिवसेना का एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे से परमिशन ले लीजिए, एकनाथ शिंदे के साथ जाके अपनी शिवसेना को मर्ज कर लीजिए। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब एनडीए के हिस्से हैं, ऑटोमेटिकली आप भी एनडीए के हिस्से हो जाएंगे। तो अब देखना है कि उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 2 विकेट आउट इंडिया अलायंस के। इसके साथ ही साथ आप केरल में आने वाले समय में आप देखिएगा, ममता बनर्जी का स्टैंड साफ तौर पर है, वो राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं देखना चाहती। वो राहुल गांधी के असली दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता को इस देश में बीजेपी के बाहर का कोई लीडर अगर सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझता है तो वो ममता दीदी समझती हैं। ममता दीदी की एक स्लाइड टहल रही है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को खाना बना के खिला सकती हूँ। क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे हाथ का खाना खाएंगे? इतना भरोसा उनको है। लेकिन वहीं पर आप देखिए, एक दूसरे को साड़ी और शाल भिजवाते हैं, एक दूसरे को आम भिजवाते हैं, उसको दोनों एडमिट करते हैं। ममता कहती है हाँ मैं भिजवाती हूँ, मोदी कहते हैं हाँ दीदी भिजवाती हैं। सवाल ये होता है कि इस देश में राजनीतिक विरोध को जहां दुश्मनी बना दिया गया है, जहां हिकारत बना दिया गया है, जहां सोनिया जैसी एक लीडर होती है इस देश में, जो प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर को मौत का सौदागर कहती है, मोदी से घृणा के स्तर पर विरोध करो ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन मोदी से विरोध के नाम पर भारत का विरोध, ये कांग्रेस की तकलीफ है और यही वजह है कि कांग्रेस के रास्ते नैरो होते जा रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर ने कांग्रेस के उस नैरो होते हुए जो रास्ता है उसमें एक ईंट और जोड़ी है और बड़ी सॉलिड ईंट जोड़ी है। इसलिए कांग्रेस, एक चीज आप और देख लीजिए, कांग्रेस कितनी, जिसको एक कहते हैं ना कि बेहया, माफ कीजिएगा ये शब्द छोटा है, मैं जल्दी में खोज नहीं पा रहा हूं कि कुछ इससे भी बड़ा शब्द खोजूं। हकीकत यह है, कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि हम सुधरने वाले नहीं। हिंदुओं के वोट की उसे कोई परवाह नहीं है। वो केवल और केवल भारत में कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन के रहना चाहती है। और यही वजह है कि आगे आने वाले दिनों में 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अखिलेश यादव और कांग्रेस की नई निभेगी। क्यों? क्योंकि अब्दुल और सलमा अगर कांग्रेस के पास चले जाएंगे तो अखिलेश क्या करेंगे? अखिलेश के पास अगर अब्दुल सलमा रहेंगे तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? तो देखिए साहब, मुसलमान वोट बैंक को भारत में जिंदा रखा और आज का सपना नहीं है, ये 1947 का सपना है, जब बंटवारे के बाद भी जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। उसके बाद भी कांग्रेस ने भारत के बचे हुए हिस्से काटने के बाद भी उसके साथ साजिश की और आज उन कीड़ों की संख्या आप 25 से 30 करोड़ पाते हैं। ये बिकॉज ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को ये पता था कि हमें अगर कोई जिताएगा, लंबी सत्ता चलाएगा तो वो यही है। इसीलिए कैंसर का ऑपरेशन भी, एक कैंसर खुद पैदा किया पाकिस्तान के रूप में, लेकिन उनके जो कीटाणु थे उनको अपने यहां सुरक्षित लैब में रखा और उसी की बदौलत 65 साल कांग्रेस ने भारत में राज किया। तो वोट बैंक मुस्लिम इसलिए तैयार किया और बराबर यहां बनाए रखा, जानबूझ के नहीं किया। और हकीकत यही है, इसकी पुष्टि पाकिस्तान से होती है। मैं जिन्ना से 100% सहमत रहा हूं। सुमित जी, मैंने कई जगहों पर कहा है, मैंने खूब लिखा है इस बात को कि जिन्ना ने जब कहा था, 2 नेशन थ्योरी दिया था कि हिंदू मुसलमान कैन नॉट लिव टुगेदर, बिल्कुल वो सही थे। और मेरी बात को आगे आके और ज्यादा पुष्ट किया इस समय के आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आसिफ मुनीर ने। जिन्ना जो 47 में कहता था, जिन्ना जो 47 से पहले कहता था, आसिफ मुनीर अब इस समय कह रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम होने से कुछ दिन पहले आप देखिए क्या कहा। तो जमीन वही है। इस फैक्ट को कांग्रेस ये अच्छी तरह समझती रही और इसीलिए वो बहुत बेहतर जानती है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो मुसलमानों की ही राजनीति करती है और भारत में उसे हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है। ये आईना अब हिंदुओं को देखना चाहिए कि वो कांग्रेस को अगर एक भी वोट कांग्रेस या उसके एलाइज को दे रहे हैं तो वो
ऐसे ही सिंदूरों की कीमत पर दे रहे हैं, सनातनी सिंदूरों की कीमत पर दे रहे हैं, सनातनी हत्याओं की कीमत पर दे रहे हैं। क्योंकि एक बात सीधे तौर पर जान लीजिए कि रावत साहब ने जो आधे मोर्चे की बात की, आधा मोर्चा कभी नहीं सुधरने वाला, आधा मोर्चे से आपको हमेशा लड़ना है। आप पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम मिटा सकते हैं, लेकिन इस 25 करोड़ आबादी को आप अरब और प्रशांत या हिंद महासागर में नहीं फेंक सकते। इसलिए भारत को हमेशा युद्धरत रहना है अपने अंदर। इसलिए हमारे लिए शांति के दिन नहीं है। कांग्रेस की अब अवनति इस तरीके से हो रही है कि जो भी ईमानदार लोग होंगे, जो भी राष्ट्र प्रथम की भावना से जिएंगे, जिनको भी अपने सीधे लाइन पर चलने के है, उनको किसी न किसी दिन इसी तरह पता चलेगा, थरूर की तरह, चिदंबरम की तरह, शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, कि भैया हम गलत जगह हैं, कांग्रेस को हमें छोड़ना है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ने कांग्रेस को अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया है, तो उसका प्रारब्ध झेलने के लिए कांग्रेस बिल्कुल यहाँ पर अभिशप्त है। न सिर्फ अभिशप्त है, बल्कि इसे आगे और बढ़ते हुए हम आप देखेंगे बहुत जल्दी। जी अवनीश जी, जैसे आपने पॉलिटिकल साइड इफेक्ट बताए हैं भाई, मज़ा आ गया। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन देता हूँ, मुझे मालूम था टाइम ज़्यादा हो गया, कि जो आपने बोला साइड इफेक्ट है भाई, जो हमारा ये फोर्थ पिलर था मीडिया, इनको साइड इफेक्ट कब आएगा? ये तो अभी भी वो पुराने वाले उसमें सिस्टम में चल रहे हैं। जैसे राजदीप, मैं उसको सरदसाई नहीं बोलता हूँ, सर से सुधाई बोलता हूँ। और जो करण थापर है, थापर नहीं थप्पड़ होना चाहिए, कि जैसे शशि थरूर ने उसको थप्पड़ मारे इस बार उसके सामने बैठकर, उनसे सीट पर बैठा नहीं जा रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, हाय अल्लाह। ये दोनों जो ये हमारा फोर्थ पिलर है, इसको साइड इफेक्ट कब आएगा, जो हमने ये इतने ऑपरेशंस करे हैं पाकिस्तान के साथ? सुमित जी, ये जो फोर्थ पिलर आपने कहा ना, भारतीय जनमानस का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोई फोर्थ पिलर नहीं है। संविधान में जिस 3 लोकतंत्र के खंभों की परिकल्पना की गई है, उसमें केवल एक जुडिशरी यानी न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और दूसरी विधायिका, ये केवल 3 है। हमारा लोकतंत्र एक तिकोनी छत पर टिका हुआ है, उसके 3 पिलर हैं। चौथा पिलर मीडिया को जो बनाया है, ये इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसको कम्युनिस्ट और कांग्रेस इकोसिस्टम गिरोह ने तैयार किया कि ये चौथा खंबा है। नहीं है साहब। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई जरा संविधान में जाके और संविधान आलेखों को पढ़ ले और मुझे बता दे कहीं पर इस चौथे सो कॉल्ड खंबे का जिक्र किया गया हो। ऐसे ऐसे फ्रॉड गढ़े हैं कांग्रेसी इकोसिस्टम ने, और उसी कम्युनिस्ट प्रेरित जो ज्ञान है, उसी में एक चीज मीडिया के बारे में और कहा जाता है कि मीडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जानते हैं क्या? मीडिया का धर्म है सरकार की आलोचना करना। मीडिया का धर्म है सरकार की आलोचना करना। साहब, आज गोदी मीडिया कहते हैं कुछ कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग। आप मुझे ये बताएं, कौन सा फल खाती हैं सोनिया गांधी, आम कैसे काटती हैं सोनिया गांधी? सोनिया गांधी का कुत्ता कैसे देखता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है? इंदिरा गांधी के रुद्राक्ष में कितने डंडियां हैं, कितनी चीजें हैं? नेहरू जी कैसे चलते हैं, उनकी अचकन कैसी है, उनकी वचकन कैसी है, उनकी लचकन कैसी है? यही तो किया है इस मीडिया ने, इस देश की मीडिया ने। वो गोदी मीडिया नहीं था। वो गोदी मीडिया छोड़ दीजिए साहब, वो कदमों में झुका हुआ रीढ़ विहीन मीडिया था। सर मैं उसको बोलता हूं सिस्टम पिद्दी मीडिया था। वो जो बिस्किट पिद्दी खाता है, वही बिस्किट इनके मुंह में डाला जाता था और बड़े टेस्ट से खाते थे। और यही वजह है कि आपने जितने नाम गिनाए, ये उसी स्कूल ऑफ थॉट, उसी इकोसिस्टम से निकल के आए हुए हैं। उनमें से कोई आज बेरोजगार यूट्यूबर है? और उन्हीं इकोसिस्टम में से ये सारे लोग निकले हुए हैं, आपने जिनके भी नाम लिए। और आप देखिए, चाहे वो, मैं उन नामों को लेना नहीं चाहता, वो सारे के सारे यूट्यूबर्स हैं। अब पब्लिक ये कह देगी कि भैया आप लोग भी तो बैठ के यूट्यूब पे ही बताते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं कहता हूं देयर इज नो मेन स्ट्रीम मीडिया। मैंने पिछली बार भी आपसे बातचीत में कहा था, दावे के साथ हम सबको ये कहना चाहिए, देयर इज नो मेन स्ट्रीम मीडिया, वी ऑल आर सेम स्ट्रीम मीडिया। जहां तुम बसते हो BBC, वहीं हम बसते हैं, वहीं सुमित जी बसते हैं। वही प्लेटफॉर्म तुमको भी दिखाता है, हमको भी दिखाता है। इसलिए अपनी औकात में तब्दीली करो। देखिए साहब, 2014 से मैं बार बार कहता हूं, इस देश में पॉलिटिकल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, इस देश में कल्चरल, सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। और यही वजह है कि ये पूरा खेमा अब लगातार उसी चीज को जप रहा है। लेकिन
इनका बायर कौन है? इन्हें देश में पूछ कौन रहा है? इनके चाहने से हो क्या रहा है? सवाल ये होता है कि महफिल सजाएंगी, तवायफ कोठे पे घुघरू बजाएगी, तो देखने जा कौन रहा है? कोठे सूने पड़े हैं, घुघरुआ तो बजेंगे ही, क्योंकि उनके काम है और उस खानदानी इकोसिस्टम के वो हिस्से हैं, तो उन्हें वही करना है जो उन्हें आता है। फर्क किसी को नहीं पड़ता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस देश का मतदाता 2014 से इस बात को लगातार कायम कर रहा है कि फर्क नहीं पड़ता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। ये घुंघरू बजाते जा रहे हैं लेकिन कोई जा नहीं रहा इनके पास, और इसी बात की तकलीफ है कि मोदी जी के जितना ये उनकी जिसको बोलते हैं गालियां निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ था इसमें क्या पाया भारत ने, इनको नहीं दिखेगा क्या पाया। जो पाया है वो शशि तंदूर जी ने बड़े ही अच्छे शब्दों में इनके मुंह पे बोला है, और इनकी शक्लें देखने वाली थी। ऐसे लगता था अभी अभी अपनी माँ की अर्थी उठा कर आए हैं। सॉरी टू से दिस वर्ड, ऐसा ही लग रहा था इनकी शक्लें देखकर। तो ये जो पॉलिटिकल आपने साइड इफेक्ट बताए ये पूरे ऑपरेशन के, जैसे आपने नाम दिया है लश्कर कांग्रेस, भाई मजा आ गया। यस सर। और एक चीज और अंत में कह दूं, विक्रम ने हमने क्या पाया है, भारत को क्या हासिल हुआ है, पाकिस्तान को हमने क्या डेंट किया है, ठीक है हमारी मत मानो। एक गाना मुझे याद आ रहा है, हमरी न मानो रंगरेजवा से पूछो, मत मांगो। वर्ल्ड मीडिया को पढ़ लो, देशों के रिएक्शन को पढ़ लो, अमेरिकी की घबराहट देख लो, चाइना की छटपटाहट देख लो, तुर्की का बिलबिलाहट देख लो, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लो। भाई उसी को तो सजा के अपने सर पर घूमते हो। जाओ तो हमरी न मानो रंगरेजवा से पूछो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या क्लोजिंग करी आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, क्या साइड इफेक्ट बताए आपने ये लश्कर कांग्रेस के। और हो सकता है इसके बाद कुछ जो सेकुलर हिंदू है उसको समझ आएगा कि अभी तक जो कांग्रेस कांग्रेस करते आ रहे थे उसका डीएनए क्या है। आज भी अगर इनको समझ नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इसके बाद कब समझ आएगा। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद।